नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में आज के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज संविधान सभा ने हमारे संविधान को विविध तरीके से अपनाया था। हालांकि इसे लागू 1950 26 जनवरी को किया गया था। बता दें कि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी देखा जाता है। भारतीय संविधान की खासियत यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। साथ ही विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र आज संविधान दिवस मनाएगा। बताते चले कि संविधान दिवस को मनाना 2015 में ही शुरू कर दिया गया था, जो इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को उचित मान्यता देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का आधार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित संविधान गौरव यात्रा में निहित करना हो सकता है। और इस वर्ष संविधान दिवस समारोह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संसद में आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि वो अपने भाषण के बाद ही राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और इसके साथ ही जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान सभा में हुए बहस और चर्चाओं का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के उद्यतन संस्करण का भी विमोचन करेंगे, जिसमें अब तक के सभी संशोधन भी शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें कि वो संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रस्तोत्तरी का भी उद्घाटन करेंगे। एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद से ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार निजी लैबोरेटरीज के साथ ही मिलकर बड़े पैमाने पर इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों को खोजबीन कर रही है। वहीं अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि WHO दक्षिण अफ्रीका में पाए गए एक नए कोविड-19 संक्रमण को लेकर भी चर्चाओं के बीच विशेष बैठक करेगी। और WHO के लिए कोविड-19 तकनीकी लीड मारिया वॉन कोरखो ने भी गुरुवार को एक लाइव स्ट्रीम को लेकर भी कहा है कि वायरस के विकास पर हमारा तकनीकी सलाहकार समूह दक्षिण अफ्रीका में हमारे सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कल हम वायरस के इस नए वेरिएंट को देखते हुए बैठक कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक बुला रहे हैं। इस बैठक में कई साइंटिस्ट भी बैठेंगे और इसके साथ ही नए वेरिएंट के बारे में भी बातचीत की जाएगी। बैठक में जाने की कोशिश करेंगे और नए वेरिएंट के आने का भी मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि WHO के अनुसार कोरोना वायरस के सिर्फ 4 वेरिएंट पर ही चिंता और वेरिएंट के रूप में माना गया है। ये आपको बता दें कि इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही थी। WHO ने यह भी साफ कहा था कि वेरिएंट को लेकर कई ज्यादा चर्चाएं की गई हैं और बैठक भी होने वाली। देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है और केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानून को वापस लिया जा चुका है, जिसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसको देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब में भी भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानून को वापसी पर सहमति दे दी है। किसान संगठनों द्वारा 1 साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लग गए हैं और साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि गुरुवार को किसान नेताओं के साथ बैठक की है और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं या
वहां पर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो उनसे सख्ती से ही निपटा जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ ही पिछले साल 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को हैदराबाद में कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी होने और केंद्र के साथ हमारी बातचीत होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। और ये भी आपको बता दें कि एसकेएम आगे के कदमों पर भी फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करेगा। और इधर बुधवार को ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया। टिकैत की घोषणा के मुताबिक वे 60 ट्रैक्टरों के साथ ही 29 नवंबर को संसद के लिए मार्च निकालेंगे। और इस दौरान टिकैत ने कहा कि ये ट्रैक्टर मार्च उन्हीं सड़कों से गुजरेगा जिन्हें सरकार द्वारा खोला जा चुका है। वहीं इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया था कि वे 29 नवंबर को 500 ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस बार उन्होंने मुद्दा बनाया है नोएडा के पास जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उजाड़े गए लोगों के दुख का। प्रियंका ने एक ट्वीट में पूछा है कि जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुआवजा किसानों का हक है। और प्रियंका गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी और किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच में साफ है तो आपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई थी। और इसके तहत ही आपको बता दें कि 3 साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके बन जाने के बाद से ही हर साल 1 करोड़ 20 लोग इस हवाई अड्डे से यात्रा करेंगे। और जेवर में बनने वाला हवाई अड्डा पहले चरण में 1300 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके निर्माण पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। नोएडा एयरपोर्ट को जर्मनी की एक कंपनी बनाएगी। और दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और इस हवाई अड्डे के लिए भी कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। वो अपने घर के मलबे पर ही टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन लोगों को प्रशासन ने कोई वैकल्पिक जमीन भी नहीं अभी तक दी है। जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे के पास के गांव खेड़ा दयानतपुर में भी अजय प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसको लेकर एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया है। दिबाई क्षेत्र के गांव पला कसेर में बना मिनी ताजमहल पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सीडीओ इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराएगा और इसके लिए डीपीआरओ के निर्देश दिए गए हैं। गांव पला कसेर निवासी फैजुल हसन कादरी ने साल 2012 में ही मिनी ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी तजमुल्ली की याद में शुरू करवाया था। इसका निर्माण शुरू होते ही इसकी चर्चा देश विदेश में होने लगी थी और इसे देखने के लिए विदेशी लोग भी यहाँ पहुंचने लगे थे। इसके निर्माण के साथ ही कादरी ने मिनी ताजमहल के पास ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाने के लिए भी अपनी जमीन दान दी थी और इस जमीन पर सपा सरकार ने कॉलेज बनवाने को स्वीकृति दे दी है। और आपको बता दें कि जो अब बनकर तैयार है और उसके संचालन की तैयारी चल रही। काशी में नवसर्जित काशी विश्वनाथ धाम एक बार फिर से नए क्लेवर में देश दुनिया को
वसुसेद कर रहा है। आपको बता दें कि उत्साह धर्मी काशी बाबा के नए धाम के नव उत्सव में ही डूबी नजर आ रही है। धर्म, अध्यात्मक, कला और संस्कृति के रंगों का उल्लास पग पग पर बिखरेगा और कुंभ से पहले ही काशी विश्वनाथ धाम में देश भर के संत, महात्मा और सब समाज के कुंभ का आयोजन धाम के लोकार्पण समारोह की भव्यता और का भी चार चांद लगाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के 1.5 महीने तक चलने वाले आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और अब बता दें आपको कि सभी विभाग तैयारियों में जुट चुका है और काशी विश्वनाथ धाम पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के मिलन का साक्षी बनेगा। देश के चारों संचालय भी इसको लेकर पीठाधीशेश्वर, अखाड़े और महामंडलेश्वर, श्री महंत और साधु को लेकर भी सियासियों के साथ ही आम जनता के भव्यतम आयोजन में भी शामिल होगी। 100 सालों के बाद नए कलेवर के ढले बाबा दरबार की गुलाबी आभा को दुनिया भर के जो संत है वो भी देखेंगे और इसके लिए भी पर्यटक और संस्कृति विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाबा के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात होगी और वो रेड कारपेट पर भी होते हुए बाबा दरबार तक पहुंचेंगे और श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक को सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। 1.5 महीने तक चलने वाले आयोजनों में देश के नामचीन कलाकार के अलावा स्थानीय कलाकार भी बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पित होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में भी बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक अनवरत चलेगा। 1.5 महीने के आयोजनों के दौरान बाबा का नियमित रुद्राभिषेक किया जाएगा।